नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे आरबीडी प्रकाशन का खान सर के द्वारा एक जो सेट आया है उसका सेट नंबर 4 और इसके 50 प्रश्न को हम लोग बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया था। और यह क्या है? एक पर्यावरण कार्यक्रम है जिसके तहत पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करती है। वहीं विश्व बैंक, तो वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1944 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। चलिए अगला प्रश्न है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो अल्फा से यह जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह यूरोप में इसका विस्तार है, लगभग 8 देशों में इसका विस्तार है और इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर। कितना है? 1200 किलोमीटर। यूरोप की बात है तो यूरोप का सबसे ऊंचा जो चोटी है वह कौन सा है? माउंट एलब्रूस। कौन है? माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। 5642 मीटर इसकी कुल ऊंचाई। अच्छा, वहीं यूरोप की सबसे न्यूनतम बिंदु, तो न्यूनतम बिंदु है कैस्पियन सागर जिसकी गहराई है 28 मीटर। कितना? 28 मीटर। वहीं यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह है वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। और वहीं बात करें यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की बात करें तो वह है ओरिएंट रेलवे। कौन है? ओरिएंट रेलवे। अच्छा, यूरोप में ही है पिनरीज पर्वत। कौन सा पर्वत? पिनरीज पर्वत है। पिनरीज पर्वत जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न। वहीं हिमालय, तो इसका विस्तार हम लोग जानते हैं, यह एशिया में पाया जाता है। नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार है। वहीं एंडीज, तो यह दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ इसका विस्तार है? दक्षिण अमेरिका। और रॉकी उत्तरी अमेरिका। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। तो यह बिल्कुल सही है। गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है, ये भी सही है। और जिन्ना ने गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक लिखी थी, तो यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। बात करें गोखले का तो 9 मई को प्रधानमंत्री द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले की जो है क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। और इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 ईस्वी को। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और एक विचारक और समाज सुधारक व्यक्ति थे। और इनके गुरु का नाम यही गोविंद रानाडे था। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी दल में सबसे प्रसिद्ध नेता थे। और गोखले ने ही 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न है हक्की बिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। बिल्कुल सही। हक्की पिक्की का अर्थ होता है, कन्नड़ भाषा में इसका अर्थ होता है पक्षी पकड़ने वाला। बिल्कुल सही। हक्की पिक्की जनजाति को महाराणा प्रताप सिंह के साथ पैतृक संबंध होने का दावा किया जाता है। तो यह भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हक्की पिक्की जनजाति यह जो है कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति है। ये लोग कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाएं बोलते हैं। अच्छा, जनजाति की बात आई तो कुछ महत्वपूर्ण जनजाति हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक का ही महत्वपूर्ण जनजाति होता है यारवा जनजाति। यारवा जनजाति यहाँ पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है कोगादू जनजाति, कोदागू जनजाति। यहीं पाया जाता है नौकाड़ा जनजाति। कौन सी जनजाति? नौकाड़ा जनजाति। कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे नागा जनजाति, यह नागालैंड में पाया जाता है। कुकी जनजाति, यह मणिपुर में कुकी जनजाति का निवास स्थान मणिपुर। एक कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में। वहीं अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजाति है अंडमान निकोबार का, वह कौन सा है?
तो वह है जारवा जनजाति, शोम्पेन जनजाति और जारना जनजाति। ये सारे जो हैं अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियां हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे लास्ट में यानी सबसे शुरू वाला जो हिमालय है वह कहलाता है शिवालिक हिमालय, यानी हिमालय का पाद प्रदेश। उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पालघाट दर्रा किसे जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा या कोयम्बटूर को किससे जोड़ता है? कोचीन को जोड़ता है। कोयम्बटूर से कोचीन जाने का रास्ता पालघाट दर्रा हो गया। वहीं थालघाट दर्रा, तो थालघाट दर्रा या नासिक को मुंबई से जोड़ता है, नासिक को मुंबई से जोड़ता है। वहीं भोरघाट दर्रा, तो यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और एक है सेनकोटा दर्रा, यह सारे दक्षिणी पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। तो सेनकोटा दर्रा यह जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो पटसन का सबसे बड़ा उपभोक्ता है अपना देश भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत जो है इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। भारत विश्व में अप्रकृष्ट पटसन का सबसे बड़ा उत्पादन होने के साथ साथ इसका उपभोक्ता भी है। जबकि अगर उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बांग्लादेश पटसन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। कौन? बांग्लादेश। अगला प्रश्न, इस्पात उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस्पात उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो यह स्थान है दूसरा। भारत जो है विश्व में इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन सा देश है? तो पहला स्थान पर जो देश है वह है चीन। दूसरे स्थान पर पहले था जापान, जिसे भारत ने पीछे छोड़ दिया और भारत दूसरे स्थान पर बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार की बात आए तो बिहार का जो लिंगानुपात है वह है 918। कितना है? 918 बिहार का लिंगानुपात है। और यहाँ की साक्षरता दर की बात करें तो 61.8%। वहीं मेल साक्षरता यानी पुरुष साक्षरता दर 71.2 और फीमेल साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर 51.5 है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी त्रिवेणी नहर जो बना है वह किस नदी पर बना है? तो यह बना है गंडक नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी पे बना है? गंडक नदी के बना है। यह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के चंपारण जो जिला है बेतिया के आसपास यह बनाया गया है, जो गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। और इसका जो विस्तार है वह दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर है। और इसे प्रारंभ कब किया गया इस नहर को? तो 1909 ईस्वी में। कब? 1909 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में बांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? तो बिहार में बांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मिलता है पटना और नालंदा जिला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बांगड़ जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसे क्या कहा जाता है? बांगड़ कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी उसे क्या कहता है? खादर कहा जाता है। क्या कहता है? खादर कहा जाता है। और पुरानी का जो विस्तार है वह पटना और नालंदा में है। इस मिट्टी का अगर सर्वाधिक विस्तार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक विस्तार अगर इस मिट्टी का पूछा जाए तो हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा जिला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो ये कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। के.एम. मुंशी द्वारा इसे राजनीतिक जनपत्री भी कहा गया है। तो सुभाष कश्यप ने इसके बारे में अपनी राय क्या दिया है? यह संविधान का शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी है। इसी प्रकार भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चलिए अगला
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग चर्चा अनुच्छेद 324 में बिल्कुल सही। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी तो अनुच्छेद 332 बिल्कुल गलत। संघ लोक सेवा आयोग इसकी चर्चा अनुच्छेद 315 में है, किसमें 315 में है। 332 में जो है इसमें है 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है उसका वर्णन है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124, ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 के तहत नागरिकता हेतु दिए गए निर्देशों में शामिल है। तो दोहरी नागरिकता सभी प्रावधानों या दोहरी नागरिकता सभी भारतीय को प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत, सभी को नहीं। पाकिस्तान और भारत नहीं, बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों में 26 जनवरी 2050 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिकों को भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान दिया गया है। वहीं पाकिस्तान से आकर बसे लोगों की भारतीय नागरिकता देने की बात की है, बिल्कुल गलत। दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी भारतीय मतदान में भाग ले सकता है, ये भी नहीं। किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीय दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकेगी, ये सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसे सुधार किया गया है, जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें यह सुधार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शत्रु देश के नागरिकों के अतिरिक्त भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, यानी विदेशों के साथ साथ भारतीय को भी वह अधिकार है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। भारत में शत्रु देश के नागरिकों के अलावा भारत भूमि पर विद्यमान किसी भी व्यक्ति को जो अनुच्छेद प्राप्त है वह है 14, 20, 21, 23, 25, 27, 16 और 30, ये सारे जो अनुच्छेद हैं यह भारत के साथ साथ उसके जो शत्रु देश हैं उनके नागरिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। चलिए अच्छा, अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समान समता, 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि, 21 में है जीवन यानी दैहिक जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, और 23 में है हम लोग जानते हैं मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्संग। 25 में क्या है, तो 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 27 में है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संबंध में उसमें चर्चा किया गया है। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और 30 में है शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। चलिए अगला प्रश्न, राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, तो राज्य की परिभाषा का उल्लेख यह कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद 12 में किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 में किया गया है, जिसके अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत सरकार व संसद तथा प्रत्येक राज्य की सरकार व विधायिका और भारत राज्य क्षेत्र में आने वाले या भारत सरकार के नियंत्रण में विद्यमान सभी स्थानीय अथवा या अन्यथा अन्य प्राधिकरण इसका समावेश है। यद्यपि अनुच्छेद 12 जो है यह न्यायपालिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि इसे अन्य प्राधिकार पद के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 14 के प्रभाव को सीमित नहीं करता है, यानी 14 में है विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14 कहता है, जबकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 कहता है कि भारत का कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल जो पदासीन है यानी वो पद पे बने हुए हैं, तो उनके विरुद्ध कोई आपराधिक सुनवाई नहीं हो सकता है, राज्यपाल और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ये दोनों के विरुद्ध। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाद के निर्णय को मंडल आयोग के मामले के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा वाद को मंडल आयोग के मामले का वाद जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, नियोजन में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित विधि था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जिसमें 9 जो है न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक निर्णय दिया गया था, जिसे मंडल आयोग के मामले के नाम से भी जाना जाता है। पीठ ने नियोजन में आरक्षण के बारे में जो है अपनी
जो है अपनी क्या दिया था, राय दिया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची को किस देश से लिया है? तो समवर्ती सूची को हम लोग जानते हैं कौन से देश से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है भारत संविधान में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिए गए हैं? तो हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से ही लिए गए हैं प्रस्तावना की भाषा और केंद्र राज्य के बीच संबंध। जो एग्जाम में पूछा जाता है वह है संयुक्त अधिवेशन और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जबकि कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। जबकि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से ही प्रस्तावना। जबकि प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात, याद रखिएगा वित्तीय आपात, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जबकि रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए, और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, याद रखिएगा परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर जो प्रभाव डालते हैं वह है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी। नीति निर्देशक के अंतर्गत जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 200, ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में अनुच्छेद 243 का 6 और 243 का ब में यह अधिकार दिया गया है कि शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का उपबंध करना है, ये इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 45 में। पंचायत का अनुच्छेद जो है 243 का 6, इसमें क्या चीज़ का वर्णन? इसके अंतर्गत शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था करना और उसके प्राधिकारों और उसकी उत्तरदायित्वों का आवंटन करना, इसका वर्णन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो यह रखा गया 10वीं अनुसूची में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। अच्छा, अनुसूची एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ और उसके राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या चीज़ का चर्चा है? तो वेतन और भत्ते की चर्चा है, वेतन और भत्ते की। तीसरा अनुसूची में किसकी चर्चा है? शपथ की चर्चा है। चौथे अनुसूची में है राज्यसभा की सीटों का वर्णन, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व का विवरण दिया हुआ। पांचवी अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है उसके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। जबकि छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसके जनजाति क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। जबकि 7वीं अनुसूची में क्या चीज़ का वर्णन है? तो सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वहीं बात करें 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन है। 9वीं अनुसूची जो था यह संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में इसका उल्लेख था। 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची या 52वें संविधान संशोधन,
52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत से जोड़ा गया था। जबकि 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो नगर पंचायत का, किसका वर्णन है, पंचायती राज का वर्णन है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है, नगर पालिका का वर्णन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो टकला मकान मरुस्थल यह चीन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, चीन में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में अवस्थित है। अच्छा, मरुस्थल की बात करें तो सबसे बड़ा मरुस्थल हम लोग जानते हैं कौन सा मरुस्थल है, वह है सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं बात करें सहारा मरुस्थल, यह लगभग 11 देशों तक फैला हुआ है। कितने देशों तक, 11 देशों तक फैला हुआ है। वहीं बात करें गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है चीन और मंगोलिया। कहाँ है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर अवस्थित है गोबी मरुस्थल। जबकि दस्ते लूट मरुस्थल इसका विस्तार कहाँ है, तो पूर्वी ईरान में इसका विस्तार है, पूर्वी ईरान। थार मरुस्थल तो यह भारत पाकिस्तान में स्थित है। काराकुम मरुस्थल यह है तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित। कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में अवस्थित है। और नामीब मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया में अवस्थित है। और सोरेरन मरुस्थल यह यूएसए और कनाडा के बीच अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं, यानी इजराइल अभी हाल ही में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसकी सीमा जो है किन किन देशों से लगता है, तो इजराइल की जो सीमा लगती है वह कौन कौन से देश से लगता है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैप में देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ये इजराइल हुआ, तो इजराइल की सीमा किन किन देशों से लगती है। इजराइल की जो सीमा है वह लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये 4 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये गाजा पट्टी हुआ जहाँ हमास और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, इसी गाजा पट्टी को लेकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। कौन सा देश है, जापान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। जापान की जो राजधानी वह है टोक्यो, जो होन्शु द्वीप पर है। कौन से द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर। जापान के अन्य शहर जो है योकोहामा, ओसाका और क्योटो है। जापान को प्रायः 4 बड़े द्वीपों का देश कहा जाता है। जो 4 बड़े द्वीप हैं जापान में वह है होन्शु द्वीप, शोकोकु द्वीप, क्यूशोको द्वीप और होक्काइडो द्वीप। यह जो है जापान का। तो प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ा सीमा रहित देश हो जाएगा जापान। चलिए अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। अभी हम लोगों ने मरुस्थल देखा, तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया और चीन की सीमा पर अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन की सीमा पर अवस्थित है गोबी मरुस्थल। वहीं बात करें भारत में, तो थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, थार मरुस्थल। अच्छा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई सीमा वाला जो देश है वह कौन सा देश है, तो वह है चिली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। इसकी जो लंबाई उत्तरी से दक्षिणी, इसकी जो लंबाई है सबसे अधिक है। किसका, चिली का। चिली यह दक्षिणी अमेरिकी देश है। कौन सा, दक्षिणी अमेरिकी देश है। एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच यह स्थित है। देश में उत्तर में पेरू और उत्तर पूर्व में बोलिविया और पूरब में अर्जेंटीना और दक्षिणी छोर पर ड्रेक पेलेस स्थित है। जो चिली देश है, इसके पश्चिम का पूरा भाग प्रशांत महासागर से लगा हुआ है, जिसकी कुल लंबाई है 6435 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में दक्षिण छोर तक फैले इस देश की जलवायु में
काफ़ी विविधता देखी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन मरुस्थल से 3 क्वेश्चन आ गए। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुछ और मरुस्थल देख लेते हैं। सोमाली मरुस्थल, सोमाली मरुस्थल यह सोमालिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? सोमालिया में। अटाकामा मरुस्थल सबसे शुष्क मरुस्थल है, अटाकामा मरुस्थल। यह कहाँ स्थित है? तो यह चिली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। जबकि द सिंतो डे सेचुरा मरुस्थल यह उत्तरी पश्चिमी पेरू, यह चिली के जो पड़ोसी देश है पेरू, वहाँ अवस्थित है। और काजिल कुम मरुस्थल यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में विस्तृत है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो कौन सा शहर किसी देश का राजधानी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी। यह जो है किसी देश का राजधानी नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिडनी जो है न्यू साउथ वेल्स की राजधानी और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में से एक है। अपने हार्बर्ड फ्रंट सिडनी ओपेरा हाउस के लिए भी जाना था। तो ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में। कैनबरा, कैनबरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया। वेलिंगटन, तो वेलिंगटन हम लोग जानते हैं यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। तो कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी हंगरी, यह एक क्या है? स्थल रुद्ध देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में हम लोग देखते हैं। प्रश्न में था कौन से देश जो है यह लैंडलॉक कंट्री यानी स्थल रुद्ध देश है। तो आंसर है हंगरी। हंगरी यह जो है लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ देशों से घिरा है, यह जो है जल से नहीं घिरा हुआ है। उसके अलावा ऑप्शन था यूक्रेन, तो ये यूक्रेन हो गया जिसकी सीमा जो है यह लैंडलॉक कंट्री नहीं है। उसके बाद जो है रोमानिया, यह भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और बेल्जियम, यहाँ बेल्जियम हुआ, यह भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हंगरी, यह एक लैंडलॉक कंट्री है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था। तो अनसीसियन इसकी राजधानी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पराग्वे नदी के तट पे स्थित है। ये जो इसकी राजधानी है यह पराग्वे नदी के तट पे स्थित है, जो लगभग इसके दक्षिणी पर है पिलकोयो नदी। कौन सी नदी है? पिलकोयो नदी। उत्तर पश्चिम में पराग्वे नदी और ऑन्सियोन की खाड़ी, और शहर को पराग्वे के ओसिडेंट क्षेत्र और दक्षिणी भाग में अर्जेंटीना से अलग करती। शेष शहर केंद्रीय विभाग से घिरा हुआ है। और जो उपराष्ट्रपति दौरा किया था वो थे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने मार्च में 5 से 7 मार्च तक इस देश का दौरा किया था। चलिए अगला प्रश्न, तबकाते नासरी का लेखक कौन था। तो तबकाते नासरी इसके लेखक थे मिन्हास उस सिराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिन्हास उस सिराज इसके लेखक थे, जो फारसी भाषा में इसकी रचना किया। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। इस पुस्तक से मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में यह किसने बनाया था। तो यह बनाया था नूरजहां ने। किसने बनाया था? नूरजहां ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। एतमादुद्दौला मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता था। इसके मरने के बाद नूरजहां ने 1622 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी तक इसका आगरा में निर्माण कराया था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है और इसको बनाने में मकबरा दुनिया सफ़ेद यानी सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अलंकार अपने आप में एक अद्वितीय है। अगला प्रश्न प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिससे अकबर हमेशा मिलने जाया करता था। सलीम चिश्ती भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान चिश्तिया सिलसिले के सूफी संत थे। इनके पिता शेख बहाउद्दीन थे।
जो बहुत दिनों तक अरब में रहे थे और उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया था। तत्पश्चात वे भारत लौटे थे और आगरा से लगभग 36 किलोमीटर दूर है यह सिकरी, वहाँ ये रहने लगे थे। चलिए अगला प्रश्न। इतिहासकार बैरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि? तो बैरनी ने दिल्ली सल्तनत के काल को भारत का इस्लामी नहीं माना था। तो क्यों नहीं माना था? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए नहीं माना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वह वस्तुतः थे तगताई तुर्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तत्कालीन तुर्की में एक शाखा थी जो तगताई तुर्क के नाम से विख्यात थी। मूलतः मुगल शासक इसी शाखा से संबंध रखते थे। प्रसिद्ध मंगोल शासक चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम के आधार पर इस शाखा का नामकरण हुआ था। इसके अधिकार क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्की का देश और मध्य एशिया का देश शामिल था। अगला प्रश्न। किस गुप्त शासक द्वारा सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यही विक्रमादित्य ने मेहरौली जो लेक है उसका निर्माण करवाया था। किसने? यही चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था किसने? तो ये किया था धर्मपाल ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। लगभग 770 से 820 ईस्वी के आसपास इसका जो है निर्माण किया गया था और यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। विक्रमशिला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भागलपुर, स्थापना 2014, बिल्कुल सही। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर 2010, बिल्कुल सही। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बक्सर 2017, ये गलत है। इसका निर्माण 2009 में किया था और यह पटना में है। कहाँ है? पटना में। अब पटना विश्वविद्यालय 1917, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है। निम्नलिखित साक्ष्यों में से भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। यह जो है भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जहां भागवत धर्म का साक्ष्य मिला है, जिसे यमन राजदूत हेलियोडोरस द्वारा भगत धर्म ग्रहण करने का पता चलता है इस लेख में। इस पर उत्कृष्ट लेख में हेलियोडोरस को भगवत तथा वासुदेव को देवदेवस कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न। अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध दर्शाने वाली नदी कौन सी है? तो अफगानिस्तान से आर्यों का संबंध दर्शाने वाली जो नदी है वह नदी है कुबा क्रूमू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में उल्लेखित कुबा जिसे काबुल तथा क्रूमू जिसे कुर्रम और गोमती, गोमल, सुबास्तु, स्वात नदियां जो है यह अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों से ज्ञात होता है कि आर्यों का संबंध जो है अफगानिस्तान से रहा है। चलिए अगला प्रश्न। बिहार सरकार द्वारा बिहार को कब तक टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक बिहार को टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है पंडुका पुल बिहार को किस राज्य से जोड़ती है? तो पंडुका पुल यह बिहार को झारखंड से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में गढ़वा जिले में स्थित है एक श्रीनगर जगह, वहाँ उसे और बिहार का एक जगह है रोहतास। तो गढ़वा जिले
गढ़वा जिले और बिहार का जो जिला है रोहतास, उसके बीच का यह पुल है, उसे ये जोड़ता है। इस पुल के साथ साथ इसके साथ साथ लगभग 68 किलोमीटर सड़क भी बनाई गई है। चलिए अगला प्रश्न है, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ प्रस्तावित है। तो देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ प्रस्तावित है बिहार में? तो यह प्रस्तावित है सुपौल जिला में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ कहाँ, और यहाँ काम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है। चलिए अच्छा, सुपौल जिले में डगमारा में बनने वाली पनबिजली जो है यह देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है डगमारा पनबिजली परियोजना, जिससे लगभग 130 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में जो लेंस का प्रयोग होता है वह है उत्तल लेंस। किसका प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। और दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं? निकट दृष्टि दोष के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यह कब दिया गया था? यह दिया गया था 1930 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 1930 ईस्वी में सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इससे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किसे? गीतांजलि के लिए मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। वहीं हरगोविंद खुराना को भी नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए, जबकि मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में समाज सेवा संबंध कार्यों के लिए जो है पुरस्कार मिला था। जबकि हम लोग जानते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन को भी 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, यानी उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। इंद्रधनुष जब भी बनता है तो सूर्य के अपोजिट दिशा में बनता है, यानी जिधर से सूर्य दिखाई दे रहा है उसके अपोजिट दिशा में बनता है। तो दोपहर के टाइम में सूर्य सर के ऊपर होता है, तो इसलिए हम लोग जो है इंद्रधनुष को नहीं देख सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? तो प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं उसे अलग करने का जो तरीका होता है, उसे एक कांच की फिल्म से जब हम लोग गुजारते हैं तो प्रकाश जो है 7 रंग में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश को जब एक स्पेक्ट्रम से, वर्णक्रम से गुजारते हैं तो जो है 7 रंग की पट्टी हमें दिखाई देती है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैगनी। चलिए, अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, तो यह भारत द्वारा तैयार की गई एक मिसाइल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपास्त्र हैं, अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अग्नि जमीन से जमीन तक मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि जो 3 है उसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर से अधिक, 300 किलोमीटर से अधिक। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3SL का विकास भी किया जा रहा है, और जो पनडुब्बी से छोड़ा जाए अग्नि 3 जो परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने में सक्षम है। चलिए अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का परावर्तन तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है। वहीं अवतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है वह टॉर्च में, किसमें? टॉर्च में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में, गाड़ियों की हेडलाइट में, और आँख, कान, नाक आदि के डॉक्टर जो है उसे देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये था आज का सेट का 50 प्रश्न जो
हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा है। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।